मैं अमरेश सर और इस ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी की श्रृंखला में हम बता रहे थे फिजिक्स के क्रम में। और फिजिक्स बताने से पहले इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के क्रम में हमने दर्पण के प्रकार बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। इसी के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो उसी में से फर्स्ट दर्पण की यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और यह दर्पण की परिभाषाएं होती हैं। तो समतल दर्पण के बारे में संक्षेप में बताए थे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। और उसी पर क्या होता है, चांदी या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है। चांदी या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बने हुए दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और यह एजी या चांदी या सिल्वर की पॉलिश होती है। चांदी की पॉलिश की जाती है, चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बने हुए व्यवस्था को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर क्या होता है, वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर आभासी, वस्तु के बराबर आभासी व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यह प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए कई पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले कई एग्जांपल्स आपके पूछे जाते हैं। पहला कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और किन किन बिंदुओं से बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स बनाने जा रहा हूँ और यही जो होता है समतल दर्पण होता है। तो एक एक पॉइंट्स को इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यह समतल जो दर्पण होता है, यदि इसी के सामने यदि कोई वस्तु क्या होता है, v मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ध्यान दीजिएगा, v मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रही है, v मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रही है, तो उस वस्तु की जो चाल होती है, उस वस्तु की चाल होती है दर्पण की ओर 2v मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। क्या होती है, 2v मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यह पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि इससे कैसे आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। v मीटर 2v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दर्पण में उस वस्तु की चाल कितनी होती है, 2v मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो यह पहला पॉइंट होता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तो उस वस्तु की जो चाल होती है दर्पण में क्या होती है, 2v मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और किधर होती है, दर्पण की ओर हो जाती है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल्स, कि यदि कोई एक व्यक्ति दर्पण की ओर 5 मीटर, दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है तो उस वस्तु की चाल दर्पण में क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति है और दर्पण की ओर क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। तो उस वस्तु की जो चाल होगी दर्पण की ओर क्या होगी, दर्पण की ओर कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऐसे टू द पॉइंट इसी को आधार मानकर आप दे सकते हैं। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसी से रिलेटेड यदि कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड, यह वैल्यू कुछ भी दे सकता है और दर्पण से दूर जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति है
और वह क्या होता है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से यहाँ से दर्पण से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दर्पण से दूर जा रहा है, तो उस वस्तु व्यक्ति की चाल क्या होगी, दर्पण से दूर होगी, 10 मीटर पर सेकेंड की दूर से जाएगा। यह पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पहले के संदर्भ में टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यह पहली कंडीशन होती है। तो यह पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब इसी के बाद से आइए दूसरे पॉइंट पर, अब इसी के बाद से आइए दूसरे पॉइंट्स पे। तो यहां से देख लीजिए दूसरा पॉइंट, तब इसको आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा पॉइंट होता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के, यदि कोई भी वस्तु जो होती है तो चाल के संदर्भ में बता दिया। और दूसरा पॉइंट होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब देखने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता होगी, कितने मीटर दर्पण की आवश्यकता होगी, दर्पण की आवश्यकता होगी। ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति है 5 मीटर है, तो उसको न्यूनतम दर्पण की कैसे आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए एक फार्मूला होता है, इसी के लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे देखिएगा इसका फार्मूला होता है कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, अब यहां से देखिएगा व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब बराबर होता है व्यक्ति की लंबाई, बराबर क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई अपान 2 होता है। यह फार्मूला होता है। यानी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता होती है, उसके लंबाई के आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। यानी व्यक्ति की लंबाई जैसे मान लीजिए कि 170 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति की लंबाई सामान्यतः क्या होती है, 170 सेंटीमीटर होती है। तो उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको फार्मूला में फिट कीजिएगा 170/2, यानी इसको जब काटेंगे तो 214, इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसमें कै बार जाएगा, 10 2 7 14 2 8 16, 8 बार जाएगा, 16 से 8.5 क्या होता है, 8.5 सेंटीमीटर दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बाद से आइए अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, तीसरे पे आइए। तीसरे पॉइंट्स होता है कि यदि कोई किरण दर्पण में थीटा कोण से आ रही है, यदि कोई किरण है और दर्पण में थीटा कोण से आ रही है, जैसे थीटा कोण से आ रही है, तो जब ये परावर्तित होती है तो कितने हो जाती है, 2 थीटा कोण से परावर्तित। जैसे थीटा है तो जो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी वह कितने कोण से होगी, 2 थीटा कोण से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे इधर से आ रही है कोई किरण और यह 2 थीटा कोण से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे इसके संदर्भ में कोई दर्पण है और यहाँ से कोई किरण आ रही है, तो जैसे थीटा कोण से आ रही है, जब यह परावर्तित होगी तो यह 2 थीटा कोण से परावर्तित हो जाए। थीटा कोण होता है जब परावर्तित होती है, दोनों थीटा कोण से परावर्तित हो जाती है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई किरण 30 अंश से आपतित हो रही है, 30 अंश के एंगल से आपतित हो रही है, तो वह दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद कितने अंश से होते हैं, 60 एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब इसी के बाद से आता है एक पॉइंट्स आता है कि इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, चौथा पॉइंट्स होता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या। समतल दर्पण में
बने प्रतिबिंबों की संख्या, बने प्रतिबिंबों की संख्या, बिंबों की संख्या n बराबर फार्मूला होता है, n बराबर फार्मूला होता है 360 एंगल अपॉन थीटा होता है। लेकिन किताबों में आपको n का फार्मूला जो देता है 360 अपॉन थीटा -1 दे देता है। तो जो यह फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले से एग्जाम में यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या का सामान्य सूत्र इतना ही आप याद रखिएगा। और इसमें 2 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। इस चौथे पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स होता है कि जब प्रतिबिंबों की संख्या सम हो, जब प्रतिबिंबों की संख्या सम, इस पॉइंट को ध्यान देखिएगा, जब प्रतिबिंबों की संख्या सम हो, प्रतिबिंबों की संख्या, बिंबों की संख्या सम हो, संख्या सम हो, सम हो, सम का मतलब होता है 2 4 6 8 10 सो ऑन सो फोर्थ होता है। सम हो तो उसमें से एक को घटा देते हैं, तो उसमें से एक को घटा देते हैं, एक को घटा देते हैं, घटा देते हैं। यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब प्रतिबिंबों की संख्या सम हो तो उसमें से एक को घटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, अब यहां से देखिएगा, यदि थीटा का मान, यदि वहां से डायरेक्ट रखिएगा, यदि थीटा का मान क्या है 40 अंश है, क्या होते हैं 40 अंश है, तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस फार्मूले को रखेंगे, n बराबर कितना होता है 360 अपॉन 40। इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा 9, सॉरी इसको 90 मानिए तब बेटर रहेगा, इसको 90 मानिए क्योंकि वैल्यू डिफर करने लगेगी। यदि थीटा का मान क्या होता है 90 अंश हो, क्या हो 90 अंश हो, तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, n बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 90। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो n की वैल्यू कितना आ गई, सम आ गई, n बराबर 4 आया। तो इसी को जब सॉल्व करते हैं, इसी को जब सॉल्व करते हैं तो n का मान n बराबर 4 आया और इसी में से एक को घटा देते हैं। इसमें प्रतिबिंबों की संख्या n का 3 आंसर आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, यह आंसर 3 आपका सही होगा। यदि 4 लगाती हैं तो आंसर एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें बताया कि जब प्रतिबिंबों की संख्या सम आए, यहाँ पे सम क्या होता है, सम, इसमें से कोई भी सम संख्या आए तो उसमें क्या करते हैं, सदैव एक को घटा देते हैं। अब इसी के बाद से बी पॉइंट्स आता है कि जब प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो, प्रतिबिंबों की संख्या, बिंबों की संख्या विषम हो, विषम यानी 3 5 7 9 हो तो एक को नहीं घटाते हैं, एक नहीं घटाते हैं, नहीं घटाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक को नहीं घटाते हैं। और इसी के क्रम में इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल्स है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश मान लेते हैं, सॉरी 40 अंश मान लेते हैं, क्या होते हैं 40 अंश मान लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 40 है, तो इसको फार्मूला में जब फिट करेंगे 360 अपॉन यह 40 हो जाता है, तो यह किसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 9 आ जाएगी। n बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि n क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए एक को नहीं घटाते हैं। क्या करते हैं, जब प्रतिबिंबों की संख्या विषम हो तो एक को नहीं घटाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को इस पॉइंट से सॉल्व कीजिएगा। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो
आप इसी फार्मूले को ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूले को ध्यान रख के और इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। जब सम हो तो एक को घटा देते हैं, जब सम विषम हो तो एक को नहीं घटाते हैं। लेकिन इन संख्याओं के पीछे नोट कर लीजिएगा, नोट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब यह वैल्यू, जब n की वैल्यू, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन पॉइंट्स होता है, जब n की वैल्यू यदि 4.37 आए तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप ऐसे तो संख्या नहीं बताएंगे, तब इसमें प्रतिबिंबों की संख्या ऑलरेडी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेकिन जब यही n की वैल्यू 4.93 आए या से 50 से ऊपर आए तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंबों की संख्या को सदैव पूर्णांक संख्या में लिखते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या को किस में लिखते हैं? सदैव पूर्णांक संख्या में लिखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, इस पूर्णांक संख्या को 4 और यहाँ पे 5 लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ से देखिएगा, अब आप इस चीज को फॉलो आगे करेंगे। n की वैल्यू आई, यदि 4 यह क्या सम संख्या है तो इसकी वैल्यू आप इतना रखेंगे, ये भी रखेंगे तब भी गलत होगा, ये भी रखेंगे तब भी यह गलत हो जाएगा। क्योंकि सम संख्या है, इसीलिए जब एक को घटाएंगे तो यह प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। इस वैल्यू के संदर्भ में मैं बता रहा हूं। लेकिन जब n की वैल्यू इतना आए तो इसमें 5, इसको इतना पॉइंट्स को दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए से 5 आए तो यह विषम संख्या है, इसलिए एक को नहीं घटाते हैं। ऐसे टू द पॉइंट आपको आंसर होना चाहिए। अब इसी के बाद से, चौथे के बाद से एक पांचवा पॉइंट्स आता है, पांचवा पॉइंट्स आता है कि जब प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण में बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण में बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण में बन रहा है, दर्पण से दर्पण में बन रहा हो, दर्पण से दर्पण में बन रहा हो तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या, उसमें प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। तो यह रहा आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। अब इसी के बाद से आइए समतल दर्पण का उपयोग। क्या होता है? समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। तो इसका पहला होता है कि लुकिंग ग्लास में आईना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का जो उपयोग होता है, आईना, इसी को लुकिंग ग्लास कहते हैं, लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के बाद से यह लुकिंग ग्लास होता है, चेहरा देखने के काम में आता है। और इसी दर्पण का जो उपयोग होता है, यह एक ही मुख्य उपयोग होता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे आप इसके सामने खड़े होते हैं, आईने के रूप में कैसे इसका उपयोग करते हैं? जब इसको ऐसे देखते हैं तो इसके क्रम में जो प्रतिबिंब बनता है, यह व्यक्ति के क्रम होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे दर्पण के आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो इसी के क्रम में यह जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए कि यह प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब क्या होता है? आपसे 5 मीटर की दूरी पर है, यानी इसकी जो डिस्टेंस होती है 5 मीटर है। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा, यह 5 मीटर की दूरी पर ऐसे बनेगा। क्या होता है? 5 मीटर की दूरी पर ऐसे बनेगा, ऐसे इसके क्रम में यह उल्टा ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी के क्रम में ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और इसके बाद से जो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 5 मीटर पे होती है। तो इसी के क्रम में ये सारी चीजें होती है। तो इसी के क्रम में बताए थे, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यह जो होता है आभासी
प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? रियल प्रतिबिंब होता है। तो इसी के क्रम में इन सारी चीजों को बताया जाता है। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस दर्पण का उपयोग आईना या लुकिंग ग्लास के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से समतल दर्पण क्या हुआ? समाप्त हो गया। और तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।